ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी आंखें एक सेकंड में 50 अलग-अलग चीजों पर फोकस कर सकती हैं। आज हम इसी कमाल के बायोलॉजिकल कैमरे के बारे में जानेंगे कि ये काम कैसे करता है और कैसे इसकी वजह से हम इंद्रधनुष से लेकर सूर्यास्त तक रोशनी के इतने सारे खूबसूरत रंग देख पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि आखिर ये सब कैसे होता है। लाखों रंगों में फर्क कर पाना या एक ही पल में दूर के पहाड़ को देखना और अगले ही पल अपनी उंगलियों के निशान को एकदम साफ साफ, बस इसी जादू के पीछे का विज्ञान आज हम समझने वाले हैं। आंखों को समझने का सबसे आसान तरीका है उन्हें एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरे की तरह सोचना। देखिए, जैसे एक कैमरा लाइट को इकट्ठा करके एक फोटो बनाता है, ठीक वैसे ही हमारी आंखें भी करती हैं, लेकिन उनका तरीका कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और शानदार है। तो चलिए लाइट की इस जर्नी का पहला पड़ाव देखते हैं। समझते हैं कि जैसे ही रोशनी की कोई किरण हमारी आंख में एंटर करती है तो अंदर होता क्या-क्या है। आंख के अंदर ना एक कमाल का टीमवर्क चलता है। सबसे पहले लाइट टकराती है कॉर्निया से। इसे कैमरे का बाहरी लेंस समझ लीजिए, जो रोशनी को मोड़ने का ज्यादातर काम करता है। इसके बाद आता है आइरिस। ये कैमरे के अपर्चर की तरह पुतली के साइज को कंट्रोल करता है, मतलब कितनी लाइट अंदर जाएगी ये आइरिस तय करता है। फिर लेंस का काम शुरू होता है, जो रोशनी को ठीक रेटिना पर फोकस करता है। रेटिना क्या है? वो है कैमरे की फिल्म या सेंसर। और असली जादू तो यही होता है। रेटिना इस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल देती है। फिर ऑप्टिक नर्व इन सिग्नल्स को हमारे दिमाग तक ले जाती है, जहां जाकर असल तस्वीर बनती है। कमाल है ना? और यही वो खूबी है जो हमारी आंखों को किसी भी कैमरे से कहीं बेहतर बना देती है। देखिए, ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं या सिलरी मसल्स, ये लेंस को दबाकर या खींचकर उसकी मोटाई बदलती हैं। जब कोई दूर की चीज देखनी हो तो लेंस पतला हो जाता है और पास की चीज के लिए ये मोटा हो जाता है। और ये सब पलक झपकते ही हो जाता है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। एक हेल्दी आंख के लिए सबसे पास का पॉइंट जहां बिना किसी स्ट्रेन के साफ देखा जा सकता है वो होता है करीब 25 सेंटीमीटर्स, और सबसे दूर का पॉइंट वो तो अनंत है, इन्फिनिटी। मतलब थ्योरी में तो हम हजारों किलोमीटर्स दूर तारों को भी एकदम साफ देख सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब इस नेचुरल कैमरे में कुछ गड़बड़ हो जाए? चलिए अब नज़र से जुड़ी कुछ आम दिक्कतों को समझते हैं जो बहुत से लोगों को होती हैं। तो दो सबसे कॉमन दिक्कतें हैं। पहली, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। इसमें दूर की चीजें धुंधली दिखती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आईबॉल थोड़ी लंबी होने से इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। इसे ठीक करने के लिए कॉन्केव यानी अवतल लेंस लगता है। और दूसरी तरफ है दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसमें पास की चीजें धुंधली दिखती हैं क्योंकि आईबॉल थोड़ी छोटी होने की वजह से इमेज रेटिना के पीछे बनती है, और इसे ठीक किया जाता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस से। फिर एक और चीज होती है उम्र के साथ। हमारी आंखों की फोकस एडजस्ट करने की पावर यानी समंजन क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। सिलेरी मसल्स कमजोर हो जाती हैं और लेंस भी पहले जैसा फ्लेक्सिबल नहीं रहता, थोड़ा कठोर हो जाता है। इससे पास की चीजों पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसी को कहते हैं जरा दूरदृष्टिता, और ये उम्र बढ़ने का एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। तो ठीक है, आंखों के अंदर की दुनिया से अब बाहर निकलते हैं और हमारे आसपास जो रोशनी के कमाल के नज़ारे हैं उनके पीछे की फिजिक्स को समझते हैं। तो चलिए लाइट की बाहरी यात्रा पर। स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट तो शायद सबने देखा होगा। जब सफेद रोशनी एक कांच के प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों के एक खूबसूरत बैंड में बट जाती है, विबग्योर, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसी प्रोसेस को कहते हैं विक्षेपण या डिस्पर्जन, और इंद्रधनुष का राज भी यही है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका सिंपल सा जवाब है स्पीड। जब लाइट हवा से कांच में जाती है तो हर रंग की स्पीड थोड़ी अलग हो जाती है। बैंगनी रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, वो सबसे धीमा हो जाता है और इसलिए सबसे ज्यादा मुड़ता है। वहीं लाल रंग, जिसकी वेवलेंथ सबसे लंबी है, वो सबसे तेज रहता है और सबसे कम मुड़ता है। और ये प्रोसेस सिर्फ प्रिज्म में ही नहीं होता। असल में बारिश के बाद हवा में मौजूद पानी की हर एक छोटी सी बूंद एक मिनी प्रिज्म की तरह काम करती है। इंद्रधनुष का बनना 3 चीजों का एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। पहला, लाइट का बूंद में घुसते वक्त मुड़ना और रंगों में बिखरना।
दूसरा, बूंद के अंदर से लाइट का रिफ्लेक्ट होना, और तीसरा, बूंद से बाहर निकलते वक्त लाइट का फिर से मुड़ना। चलिए अपनी बाहरी यात्रा को अब और आगे बढ़ाते हैं, सीधा वायुमंडल में, जहां हम समझेंगे कि हमें रोज दिखने वाले आसमान के अलग अलग रंगों के पीछे का साइंस क्या है। ये एक और क्लासिक सवाल है जो हम सब ने कभी न कभी सोचा होगा। आसमान एक, सूरज भी एक, तो फिर वो दिन में नीला और शाम को लाल क्यों दिखता है? मजे की बात यह है कि इन दोनों का जवाब एक ही है, और वो जवाब है प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। होता क्या है कि जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो वो हवा में मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स और धूल के कणों से टकराती है। ये कण रोशनी को पकड़कर चारों तरफ बिखेर देते हैं, कुछ वैसे ही जैसे कंचे के ढेर पर पानी की तेज धार मारी जाए तो सारे कंचे बिखर जाते हैं। तो पूरा खेल इसी का है। दिन के समय जब सूरज लगभग सिर पर होता है तो रोशनी को एटमॉस्फेयर में कम रास्ता तय करना पड़ता है। ऐसे में हवा के कण नीले रंग को, जिसकी वेवलेंथ छोटी होती है, सबसे ज्यादा बिखेरते हैं, और यही बिखरा हुआ नीला रंग हमें चारों तरफ आसमान में दिखाई देता है। अब शाम का सीन सोचिए, सूरज क्षितिज पर होता है, तो उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए एटमॉस्फेयर में एक बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस लंबे सफर में ज्यादातर नीला रंग तो रास्ते में ही बिखरकर खत्म हो जाता है। बचता है सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाला लाल और नारंगी रंग, जो सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है। और ये नंबर इस बात को और भी साफ कर देता है। लाल रोशनी की वेवलेंथ नीली रोशनी से करीब 1.8 गुना लंबी होती है। बस इसी वजह से वो हवा के कणों से कम टकराती है और ज्यादा दूर तक सीधी निकल जाती है, जबकि छोटी वेवलेंथ वाली नीली रोशनी आसानी से इधर-उधर बिखर जाती है। एटमॉस्फेयर में एक और मजेदार चीज होती है वायुमंडलीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तारे हमें टिमटिमाते हुए इसी वजह से दिखते हैं। देखिए, तारों से आने वाली रोशनी जब हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतों से गुजरती है तो वो लगातार थोड़ी थोड़ी मुड़ती रहती है, जिससे हमें वो टिमटिमाते हुए लगते हैं। अच्छा, तो फिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? क्योंकि वो हमारे काफी करीब हैं और एक पॉइंट सोर्स के बजाय एक बड़े सोर्स की तरह हैं, तो ये टिमटिमाने वाला असर एवरेज होकर खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के हमारी नज़र, हमारी अपनी बायोलॉजी और रोशनी के फिजिक्स के बीच की एक शानदार पार्टनरशिप है। एक तरफ हमारी आंखों की बायोलॉजिकल मशीनरी है और दूसरी तरफ हमारे एटमॉस्फेयर की फिजिक्स, और ये दोनों मिलकर हमें ये खूबसूरत रंगीन दुनिया दिखाते हैं। ये वाकई में बायोलॉजी और फिजिक्स का एक कमाल का संगम है जो हर पल हमारे साथ होता है। और जाते जाते एक ज़रूरी बात, देखने की ये क्षमता एक बहुत ही कीमती तोहफा है। मृत्यु के बाद नेत्रदान करके ये तोहफा किसी ऐसे इंसान को दिया जा सकता है जिसने शायद ये दुनिया कभी देखी ही ना हो। दान की गई आंखों का एक जोड़ा 4 लोगों तक की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। ये सिर्फ एक दान नहीं है, ये किसी की दुनिया को रोशन करने का एक मौका है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।